If you are studying for UGC नेट इकोनॉमिक्स फॉर आवर्स एंड आवर्स और उसके बाद भी आपको लगता है कि मॉक्स में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है और पढ़ाई हमारी पूरी हो चुकी है या हम पढ़ाई पे पूरा जोर दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे बड़ी चीज, ये वीडियो 7 डेज जो सीरीज है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, उसका ये 6th वीडियो है। आई होप आपने पहले के 5 देखे होंगे, नहीं भी देखे तो इससे रिलेटेड नहीं है, बट सब्जेक्ट वाइज उसमें मैंने स्ट्रैटेजी कवर की है कि माइक्रो कैसे अप्रोच करना है, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स को, मैक्रो को, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ऐसा करके किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज तो मैटर करती ही है, पर नॉलेज से ज्यादा ना डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट है और अगर मैंने गलत बुक पढ़ ली, या फिर मुझे ऐसा पता है कि ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं और 2 सब्जेक्ट्स बराबर सिलेबस में दिए हुए हैं, पर मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं किया और एक सब्जेक्ट जो उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते थे और एक जिसमें कम आते थे, दोनों को बराबर अटेंशन दी, यहाँ पर स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 to 5 months स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। इसमें मेनली फोकस जीआरएफ पे रहेगा, मतलब यूजीसी नेट आप पुराने मेरे जितने वीडियो देखेंगे इसके पहले की सीरीज के, तो उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ, पर इसमें मैं आपको और एक नेक्स्ट लेवल बताने वाला हूँ। क्या क्या बताने वाला हूँ कि व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, कब रिवाइज करना है, कैसे, और कैसे एक टॉपर सोचता है। ये 4 चीजें इस वीडियो के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली चीज है, जब हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करते हैं, हमको लगता है कितने महीने लगेंगे। तो ये जो टाइमलाइन मैंने दी है, एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करते आए हो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है ये समय कम भी लगे, और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, अपना पास टाइम में ही पीजी कंप्लीट की है या अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है ये टाइम आपको डबल भी लगे। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम मैंने रखा है, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होता है और अगर आप शिद्दत से पढ़ो तो इतने समय में ये एग्जामिनेशन क्लियर की जा सकती है। अब सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि क्यों जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी फेल होती है इसीलिए, ना कि नॉलेज। नॉलेज सबको बराबर है, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि एक्सेस टू नॉलेज सबको बराबर है। मतलब जैसे आप में से कई लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। रीजन, इसका एक्सेस सबके पास है, पर जो एग्जीक्यूट कर लेता है स्ट्रेटेजी, जो इंप्लीमेंट कर लेता है, जो टेस्ट दे देता है, जो पढ़ाई कर लेता है, जो रिवीजन कर लेता है, उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, द प्रॉब्लम इज नॉट एफर्ट, इट्स डायरेक्शन। मतलब अगर मुझे कहीं जाना है, कोई डेस्टिनेशन पहुंचनी है, तो एफर्ट सभी लगाएंगे बराबर, सभी पैदल चलेंगे उस तरफ। पर अगर मैं उल्टे रास्ते चला गया तो वो लोग मुझसे जीत जाएंगे, और मैं तो उल्टा रास्ता जा रहा हूं, मतलब मुझे डबल कवर करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा मैंने आपको बोला है। ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। एस्पिरेंट्स रीड टू मेनी सोर्सेस। टू मेनी सोर्सेस मतलब माइक्रो में एच एल आहूजा भी पढ़ ली, माइक्रो में कुत्सोनिस भी पढ़ ली, माइक्रो में अदर किताबें भी, हेल्वेरियन एंड ऑल, हर लेवल पे आप चलेगा। अब ये तो सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है कि एक बुक है तो एक सोर्स में आप कंप्लीट कर लो। अब बुक बाय बुक मतलब आप देख रहे हो कौन सी चूज करूं, मान लीजिए कोई बुक ए आपने सिलेक्ट की। अब बुक ए को भी कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, और सिलेबस को पीवाईक्यू से कैसे लिंक करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। मेरा ये कहना है कि जब आपने एक टॉपिक इंडिफरेंस कर्व पकड़ा है, उसको हर बुक से बार बार पढ़ने से उसकी असम्पशंस तो चेंज होंगी नहीं। या हेरड डोमर का मॉडल है, सोलो का मॉडल है, स्टेडी ग्रोथ है, स्टेडी स्टेट की, और वो आप ग्रोथ की कोई भी किताब में पढ़ोगे वो चेंज तो होगा नहीं। मेरा ये कहना है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया उसकी एक समराइज वे में आपके नोट्स होने चाहिए, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, वो गिफ्ट बेहतरीन है जो अभी तक नहीं दिया किसी को भी। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है कि जब टू मेनी सोर्सेज होते हैं तो क्या करते हैं। ऐसे ही अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट है तो आपने ये किताब जरूर देखी होगी। अब मैं आपको इसको एक, ये पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 भी है। अब इसमें सिंपल सी चीज है, इसमें जो भी चीज कवर की गई है वो एग्जाम के हिसाब से ही कवर की गई है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, है ना, और उसके अलावा डिमांड अप्रोच हो गई, इनकम वर्जन हो गया, ये सारी चीजें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उसके डायग्राम के साथ दिया हुआ है। अब मेरा ये कहना है कि ये बुक जिस तरह से है, अगर आपके ऐसे बुक है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं भी है तो आप नीचे सपोर्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। और आपको बुक के अलावा जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने HL आहूजा एक बुक ले ली, ठीक है, माइक्रो की, उससे टॉपिक वाइज आपने नोट्स बना लिए। तो ये बुक है, उसमें कंपाइलेशन ही है कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से अच्छी अच्छी चीज़ों का। अब इससे क्या होता है ना, आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, जब वो एक जगह सारी चीज़ें मिल जाए ना, आप उसका एक पेज बना लो। उसको सैंपल चाहिए हो कैसे नोट्स बनाने पेज का, तो आप मुझसे सपोर्ट नंबर पे मांग लेना, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये नोट्स बनाए, इस नोट्स का नाम है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में आपने पहले डेफिनेशन लिख ली, फिर टाइप्स लिख लिए, फिर उसके बाद उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, उसके टूल्स लिख लिए, WPI CPI ऐसे करके। तो एक पेज में ना आपका इन्फ्लेशन डन। अब आपको इसके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो आपको इस शीट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसे कहते हैं 1 पेज नोट्स, जो सारे स्टूडेंट्स को UGC नेट के लिए बनाना चाहिए। दूसरा आते हैं प्रैक्टिस MCQs विदाउट एनालिसिस। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, टेस्ट के पीछे भागते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि मॉक्स को आप कैसे अप्रोच करो, उसमें पूरा अच्छे से बताया। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको ये सिंपल सी चीज बताता हूँ कि भाई जो MCQs है ना, अगर आपने उसको टेस्ट दे दिया तो टेस्ट देने के बाद आपका काम शुरू होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों का काम है टेस्ट बनाना, उसके आंसर बनाना, उसके सॉल्यूशंस बनाना, उसका पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनाना, फिर आपको टेस्ट दे देना। अब आपका काम क्या है, पहले टेस्ट अटेम्प्ट करना, फिर उसमें से गलतियां निकालना। तो एरर लॉग्स मैंने बताए थे कि मेरा कंसेप्चुअल एरर हो रहा है, फैक्चुअल एरर हो रहा है, या फिर ये न्यूमेरिकल एरर था, किस टाइप से एरर हो रहा है, वो एरर लॉग बना लिया। उसके बाद जो ऑप्शन गलत है उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखा, डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखा, अच्छा ये तो मुझे आता था पर मेरे से फिर भी गलत हुआ, वापस अपने सोर्स पे जाके देखा, बुक पे देखा, या जो मटेरियल मैंने आपको देखा उसमें देखा। इस तरह की चीजें जब आप करोगे तब एनालिसिस से आपकी ग्रोथ होती है, और मॉक बाय मॉक आप ग्रोथ को देख सकते हो कि विजिबल होती है। तो इसीलिए ज्यादा MCQs के पीछे नहीं भागना है, पर जितने भी टेस्ट देने हैं उनका एनालिसिस करना ही करना। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो ये चीज आपके लिए फ्रूटफुल है ही नहीं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। रिवाइज विदाउट प्रायोरिटाइजेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, पर वेट बहुत डिफरेंट है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो स्टैट्स से 8 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब मैं दोनों सब्जेक्ट को एक जैसा टाइम देना डिजर्व नहीं करते ये सब्जेक्ट, और मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब जो सब्जेक्ट्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। सिंपल, आगे बताऊंगा कौन कौन से हैं वो प्रॉपरली। और इसके लिए मैंने 3 आवर्स का वर्कशॉप भी किया था, उसका एक्सेस आपको चाहिए हो तो वो ले लेना। उसमें मैंने एक एक सब्जेक्ट का बताया कि ये प्रायोरिटी है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। नीचे सपोर्ट नंबर पे आप बात कर लेना। फिर आ जाता है UGC नेट फेलियर इज यूजुअली अ स्ट्रेटेजी। ओके, क्लियर करके बताता हूँ, इज यूजुअली अ स्ट्रेटेजी फेलियर नॉट अ नॉलेज फेलियर। अगर UGC नेट में अगर आपका एग्जाम पास नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी स्ट्रेटेजी की, नॉलेज की। नॉलेज सबको है, आपको भी पता है कि क्लासिकल लॉन्ग रन की बात करते हैं, कीनीशियन अपने शॉर्ट रन की बात करते हैं। क्लासिकल में वेजेस फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना, कीन्स में वेजेस रिजिड होती है। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या मांगती है, जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी करोगे, जब आप अच्छे सोर्सेज पढ़ोगे, टेस्ट दोगे और प्रायोरिटी से रिवाइज करोगे, तो आपको ये चीजें फिंगर टिप्स पे, मतलब फर्स्ट 10 सेकंड में आप समझ जाओगे कि ये असम्पशन किससे रिलेटेड है, वही चीज है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है, जो मैं आपको बोल रहा था ना मैं आपको गिफ्ट दूंगा, 30 डे रिविजन चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट को आपको प्रिंट निकालना है और जहां जो जो एरिया आपका रिविजन में कवर होता है उस पर टिक कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अब पूरी रेडी है, मैं एग्जाम के लिए पूरा रेडी हूँ। वो चेकलिस्ट का PDF आपको सपोर्ट नंबर पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में भी आपको बता दूंगा मैं सपोर्ट नंबर। व्हाट NTA एक्चुअली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम UGC नेट एस्पिरेंट्स। अब हम जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा एस्पिरेंट वो चाहते हैं, कैसा कैंडिडेट वो चाहते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द एग्जाम बिफोर द बुक्स, मतलब सब्जेक्ट और किताबों से पहले वो एग्जाम क्या चाहता है एक एस्पिरेंट से, वो समझना जरूरी है, ठीक है। UGC नेट रिवॉर्ड्स कंसेप्चुअल प्रिसीजन। तो अब वो ये नहीं पूछते कि व्हाट इज एक्स, ध्यान से सुनना, पहले 2-3 साल पहले वो पूछा करते थे व्हाट इज एक्स,
अब वो क्या पूछते हैं, अब इस तरह का सवाल नहीं पूछते, अब वो पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन x और व्हाट हैपेंस टू x व्हेन y इज देयर अंडर z कंडीशन। अरे गेटिंग माय पॉइंट? पहले क्या पूछते थे, व्हाट इज x, आप क्या पूछते हैं, व्हाट हैपेंस टू x ओके विथ द इफेक्ट ऑफ y अंडर z कंडीशन। मतलब वो एक सवाल में आपसे 2 या 3 कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। 60% पेपर PYQ फेमिलियरिटी का, जैसा बुक मैंने आपको दिखाया ना वैसा हमारा PYQ का भी बुक है। वो बुक नहीं है आपके पास, आप खुद कंपाइलेशन बना लो। बुक चाहिए तो आप ले सकते हो हमसे, बट नहीं आपके पास कोई टेंशन नहीं, पेपर निकालो और उनको सेग्रीगेट कर लो कि ये MCQ इस सब्जेक्ट का, ये MCQ उस सब्जेक्ट का, और समझ लो। इतना भी टाइम नहीं है तो आप क्या करो, जो PYQ उसकी हेडिंग है ना उनको लिख लो, ठीक है। तीसरा आता है MCQ का टेम्परामेंट, मतलब हम सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़े, हम कोई पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि इससे MCQ बनने वाला है। मतलब जब आप रीडिंग कर रहे हो तभी सोचो कि इससे किस तरह का MCQ बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको MCQ ही सॉल्व करना है। रिवीजन डिसिप्लिन, आज एक टॉपिक पढ़ा, डे 1 टॉपिक को रीड कर लिया, डे 3 उसको फिर से रिवाइज कर लिया, डे 7 उसको फिर से रिवाइज किया, डे 15 उसको फिर से रिवाइज कर लिया। डेली आपको ये रिवीजन शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आज मैंने हेरेट-डोमर मॉडल पढ़ा, ठीक है, मैं हेरेट-डोमर मॉडल तीसरे दिन भी रिवाइज करूंगा, 7वें दिन भी करूंगा, 15th को भी करूंगा। ऐसे ही रोज टॉपिक पढ़ते जाओ, आपका लिस्ट बड़ी होती है। इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। फ्रॉम लर्निंग इकोनॉमिक्स टू सॉल्विंग इकोनॉमिक्स MCQs एक्यूरेटली, दिस इज द शिफ्ट रिक्वायर्ड। हम पैसिव लर्न करते हैं। पैसिव लर्न मतलब हम बैठ गए और बुक पढ़ने लग गए, दैट इज पैसिव लर्निंग। पर MCQ सॉल्विंग इज एक्टिव लर्निंग। वही डिफरेंस मैं यहां आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज हमारी यही है, क्योंकि कुछ सवाल आजकल ऐसे ही आते हैं, वो इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिक्स की थ्योरी से मिलाने की कोशिश करेंगे, ये थ्योरी किसने दी। वो आपसे क्रोनोलॉजी पूछेंगे। क्रोनोलॉजी कैसे पूछेंगे, लकड़ावाला कमेटी, देन तेंदुलकर कमेटी, देन रंगाराजन कमेटी। फिर वो आपसे क्रोनोलॉजी में और भी सवाल पूछते हैं। MRTP एक्ट कब था, 1969। फिर फेरा कब था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फिर फेमा आया 1999। फिर कंपटीशन एक्ट आया 2002। फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया 2016। तो इस टाइप से वो क्रोनोलॉजी भी देते हैं, बिना ईयर के भी मैच करने को दे देंगे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, बिना ईयर के दे दिया क्रोनोलॉजी बनाना, एक में ईयर दे दिया और आपको मिक्स एंड मैच करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, ठीक है। अब फेज 1 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे कंसेप्चुअल फाउंडेशन आप बनाते हो। कंसेप्चुअल फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट से बनती है यूजीसी नेट में, माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमी। ये 4 फोकस एरिया है जहां पे आपके मैक्सिमम आधा पेपर आपका आराम से कवर हो जाएगा। माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी मैंने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट वाइज कवर किया है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो बाद में जाके वो देख लेना। पर अभी हम सिर्फ एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्ड एक्यूरेसी बिफोर स्पीड। तो पहले हमको सही सवाल करना जरूरी है, फिर हम उसके बाद उसको तेजी से सॉल्व करने के उसमें आएंगे। क्योंकि जो चीज हमें नॉलेज में पता है, पर जहां पर टाइम टिकिंग हो जाता है ना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जब घर पे बैठ के आप टीवी देखते हो तो सबको सारे सवालों के आंसर आते हैं, है ना। पर वहीं जब आप हॉट सीट पे बैठोगे ना तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। वही सेम सवाल हो सकता है, आप गलती कर दो, पूरी जनता कह रही है कि ये तो बेवकूफों भरा ऑप्शन सिलेक्ट करके आ गए, और वहीं आप KBC हार जाते हो। क्योंकि प्रॉब्लम किसकी रहती, एक्यूरेसी की, पर वहां पे ना टाइम चलता है, स्पीड होती है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, अजम्पशंस एंड आइडेंटिटीज। ये तीनों चीजें हैं, जैसे मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज का खेल है, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशंस का खेल है, परफेक्ट कंपटीशन है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी अजम्पशंस और आइडेंटिटीज का मिक्स है, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो मैक्रो के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेशन सभी में इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है फॉर्मूला मीनिंग में, नॉट रोट लर्निंग। ये मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, आपको अगर फॉर्मूला शीट चाहिए ना, मेरे पास डिवाइडेड है, माइक्रो मैक्रो जितने फॉर्मूलाज आते हैं ना, 10 सब्जेक्ट्स के फॉर्मूला शीट बनी हुई है। आप मुझसे सपोर्ट नंबर पे ले लेना, 7880107880, ये सपोर्ट नंबर है।
अब इन फॉर्मूला शीट्स का आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए कंपाइल किया हुआ है क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, है ना, यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, तो इतनी मदद मेरी तरफ से आपके लिए जिसमें आपका टाइम बचेगा। अब ये फॉर्मूला शीट को ना हर वीक आपको फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। मल्टीप्लायर का हो गया, है ना, या फिर मोनोपोली का हो गया, कॉस्ट फंक्शन हो गया, बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, है ना, कोरिलेशन का हो गया, ये सारे फॉर्मूला आपको इसका मीनिंग समझना है, मतलब ये फॉर्मूला तक हम कैसे पहुंचे। अगर आप फॉर्मूला को रटने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। जिस जीडीपी है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट जुड़ता है, तो अब इसका रीजन क्या है ये समझना है। जब आप रीजन समझ जाओगे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। कैसे करना है, पहला है वन स्टैंडर्ड सोर्स पर यूनिट निकाल लेना है, छोटे छोटे उसके नोट्स बनाने, जैसे मैंने बताया फॉर्मूला शीट मैंने आपको पहले ही दे दी, है ना, और पीवाईक्यू के साथ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, मतलब बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपका यूजीसी नेट करना मतलब बिना तलवार के जंग लड़ने जैसा है, ठीक है। सो क्लैरिटी फर्स्ट, स्पीड लेटर, पहले हम एक्यूरेसी पे जाएं और फिर उसके बाद, तो ये सारे एरियाज जब आप जाते हैं, क्योंकि अब यूजीसी नेट ना वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है जैसे मोनोपोली देखो, तो मोनोपोली के साथ वो टैक्सेस जरूर ऐड करेंगे, वैसे ही सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या इनकम इफेक्ट देखा तो उसके साथ गिवन गुड्स को लाएंगे ही लाएंगे, मतलब सीधा सीधा सवाल नहीं आ रहा है, ये देखने को मिला है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू डोमिनेशन की बात करते हैं। पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रियल सिलेबस है। आई थिंक आज से 8-9 साल पहले की बात है, यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत इलेबोरेटेड था, एक एक चीज लिखी थी उसमें, पर आज में वो लिखते थे कंज्यूमर थ्योरी, देन वो लिख देते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ओल्ड एंड न्यू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब उन्होंने सिलेबस को वेग कर दिया। पहले थ्योरीज के नाम लिखा रहते थे, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हैवर्लर, देन हेक्सचर-ओहलेन, इस टाइप से। अब उन्होंने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया ओल्ड एंड न्यू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब सिलेबस का दायरा बढ़ गया। अब स्काई इज द लिमिट फॉर यूजीसी नेट, कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। तो यहां पे क्या है, सबसे पहली चीज के पीवाईक्यू बताते हैं आपको कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर व्हाट टू डू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लास्ट 10 to 12 ईयर्स के। अब मैं 12 साल से यूजीसी नेट के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, 12 ईयर्स मतलब 24 अटेम्प्ट्स तो देख ही लिए, प्लस अलग अलग शिफ्ट के पेपर। ये चीज आप कर लोगे तो आपको चीजें कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आइडेंटिफाई रिपीटिंग पैटर्न, जैसा मैंने आपको बोला था अगर पीवाईक्यू की बुक्स होंगी तो उस पर फ्रीक्वेंसी है, इसका ना मैंने एक बेहतरीन हीट मैप बनाया। हीट मैप क्या है, उसमें मैंने रेड, येलो, ग्रीन ऐसे करके टॉपिक्स के सामने लिखा हुआ है। वो हीट मैप आपके लिए बहुत काम आने वाला है। वो हीट मैप में आप जब देखोगे कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, उनके सवाल सॉल्व करना है। वो हीट मैप भी आप मुझसे सपोर्ट नंबर पे ले लेना। उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आप देखो तो कोरिलेशन से क्वेश्चन आना है, इकोनोमेट्रिक्स की बात करूं तो ओएलएस से क्वेश्चन पूछना है, माइक्रो की बात करूं तो मार्केट स्ट्रक्चर या ओलिगोपोली से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टाइप से जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता चल गया ये एरियाज स्ट्रांग है, इसमें से पढ़ना है, इनको रिवाइज भी करना है, ठीक है। नोट ऑप्शन ट्रैप, ऑप्शन ट्रैप्स मैंने पिछले वीडियोस में बताया, जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, लाइक आरबीआई इज एबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑलवेज इन द इकोनॉमी, वर्ड ऑलवेज इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। आरबीआई, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कम्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, यहां पे ऑल हो गया, ऑल नहीं है। तो ये चीज है, ऑप्शन ट्रैप आपको समझना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अब नॉट भी है, करेक्ट भी है, रॉन्ग क्यों नहीं लिख देते इसको कंफ्यूज करने के, ठीक है। सो 60 to 70% ऑफ नेट क्वेश्चंस आर पीवाईक्यू डिराइव्ड इन लॉजिक। मैं नहीं कह रहा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बट पीवाईक्यू जब देखोगे तो दिमाग उस नजर से एग्जाम के पेपर को देखने लगेगा, ठीक है। फिर आ जाता है फेज 3 पे, एमसीक्यू, मास्टरी एंड एक्यूरेसी, कैसे हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम नोइंग, जो चीज हमें आती है, टू सिलेक्टिंग, मतलब उसको क्लिक करके उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है। नंबर 1 है एलिमिनेशन टेक्निक। इसकी सिंपल सी टेक्निक्स मैं पिछले वीडियोस में भी समझा चुका हूं, पर इस शॉर्ट में आपको फिर से बताता हूं। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो बिना ऑप्शन देखे पहले आप आंसर सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका दिमाग वो आंसर ढूंढेगा। पर वहीं कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तो ऑप्शन पढ़ने में उनको जो सबसे ज्यादा फेमिलियर लगता है, हमारा दिमाग कंफर्मेशन बायस की तरह काम करता है, मतलब जो चीज हमें सही लगती है हमें लगता है हाँ यही सही है, इसी को कर लेना चाहिए। पर जब आप ऑप्शन ही रीड नहीं करोगे तो इट्स इजी टू कनेक्ट।
फिर जब आप ऑप्शन खोला तो आप उनको गलत प्रूव करने की कोशिश करो, ना कि सही। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। तो इसमें दो ऑप्शन तो आपके आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, अब बचते हैं दो, तो 50% प्रोबेबिलिटी में आप चीजें हासिल कर सकते हो। असर्शन एंड रीजनिंग का हैंडलिंग कैसे होता है? असर्शन एंड रीजनिंग, अब आपको पता है इसमें दो सेंटेंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, दोनों का अलग अलग सही है गलत है या आपस में उनका क्या रिलेशन है। वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बीच में बिकॉज वर्ड लगा के करना है। मतलब असर्शन का सेंटेंस पढ़ना है, बिकॉज और फिर रीजन पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, डिवैल्यूएशन करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ठीक हो जाती है, मतलब डिवैल्यूएशन इंप्रूव्स बीओपी मिसमैच बिकॉज इट सेटिस्फाइड मार्शल लर्नर कंडीशन। तो अब ये दोनों लिंक्ड है, सिंपल सेंस में समझते हैं। और सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट बिकॉज इन्फ्लेशन इज बियॉन्ड द आरबीआई डिसाइडेड बैंड। आरबीआई ने एक बैंड डिसाइड किया, उसके बाहर जा रहा है इन्फ्लेशन, इसलिए रेपो रेट बढ़ा दिया गया। तो ये दोनों सही भी हैं, है ना, और ये एक दूसरे से लिंक्ड भी है। तो ये हो गया असर्शन। अब नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं है अभी तक, देखें, पर सुनने में आया कि हो सकती है। अभी तो कोई मतलब मैं जनवरी 2026 में वीडियो बना रहा हूं, तो नेगेटिव मार्किंग है। बट मेरा ये कहना है कि आप उसको नेगेटिव मार्किंग की तरह देखो, क्योंकि एक आंसर अगर आपने गलत लगा दिया ना, आगे के 2 क्वेश्चन का ना वो कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक कर देता है। क्योंकि यहाँ पे 35 to 40% क्वेश्चन ना बहुत आसान है, सबको सब बनता है। उसके बाद आता है 60 क्वेश्चंस का खेल। वो 60 में 20 सब गैस वर्क ही करते हैं, तो बचे वो 40। वो 40 में जितनी अच्छी एक्यूरेसी से आप आंसर अपना मार्क करोगे, उतने चांसेस हैं आपके क्लियर करने के। देन सेक्शन वाइज टाइमिंग, ऑलवेज रिमेंबर कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी सॉल्व करना है, जिससे कि न्यूमेरिकल के लिए हम टाइम निकाल सकें। पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक रूल बना लो कि 2 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, और अगर 90 सेकंड्स उसमें खर्च हो जाते हैं तो बचे हुए 30 सेकंड्स भी बचाने हैं, क्योंकि यू हैव टू कम बैक अगेन एंड देन सॉल्व। ठीक है, सो जेआरएफ होल्डर्स अटेम्प्ट फ्यूअर क्वेश्चंस विदाउट हायर एक्यूरेसी। तो वो पहले सबसे पहले पूरा पेपर देखते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट लगाने की कोशिश करते हैं। फिर उनको दिखता है कि हाँ मेरे 40-45 क्वेश्चन लग गए, दे गॉट एन आइडिया कि हाँ यहाँ से इतने नंबर तो सेट हो गए, अब मुझे किस एक्यूरेसी के साथ चीजें आगे बढ़ानी है। ठीक है, फिर आ जाता है फेज 4, रिवीजन एंड मॉक अलाइनमेंट। ठीक है, रिवीजन एंड मॉक अलाइनमेंट। सो रिवीजन इज नॉट री रीडिंग। बच्चों को यही लगता है कि रिवीजन मतलब फिर से उसी चीज को पढ़ना, नहीं, रिवीजन का मतलब री रीडिंग नहीं है। रिवीजन का मतलब होता है रिकॉलिंग। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले यूनिट वाइज को एक नोट्स बना लिया, जो जो यूनिट्स हैं आपकी सिलेबस में, 1 पेज। फिर फॉर्मूला और डेफिनेशन की ड्रिल करी। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपसे फॉर्मूला पूछूं और आप फटाफट लिख सको। ठीक है, फिर फुल लेंथ मॉक्स देने और एरर नोटबुक का रिवीजन करना, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था। एरर नोटबुक, किस किस टाइप के एरर आपके साथ हो रहा है, क्या नहीं करना है। नई बुक्स नहीं पढ़नी है, नए नोट्स नहीं पढ़ने। तो रिवीजन के टाइम हमको सिर्फ ये 4 मेथडोलॉजी से स्मार्ट रिवीजन करना है। सो फाइनल फेज में क्या करना है, रिफाइनमेंट बीट्स एक्सपेंशन। तो तैयारी जब शुरू होगी ना, तो ये ऐसे शुरू होगी और फिर एवर एक्सपेंडिंग। आपको लगेगी ये तो सब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो जैसे आपका रिवीजन का टाइम होगा आप इसको कंसोलिडेट करना शुरू करो। जिसने समेट लिया उसका एग्जाम क्लियर हो जाता। ठीक है, फिर कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं, क्योंकि होती ही होती हैं, है ना। नेट रिपीटर्स मेक अटेम्प्ट्स डोंट गारंटी इंप्रूवमेंट। मतलब मैं 5 बार यूजीसी नेट दे चुका हूं, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं। मैं 10 बार दे चुका हूं, मैं 3 बार दे चुका हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 बार देने वाले का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, एग्जाम हॉल का, चीजों का, कंप्यूटर का, स्क्रीन पे पढ़ के, कागज पे सॉल्व करके आंसर मार्क करने का, उसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस इन फेमिलियर यूनिट्स, इग्नोरिंग स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं। रैंडम गेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बिना मेथडोलॉजी यूज किया, एलिमिनेशन हो गई ये सारी। और नो एरर एनालिसिस, मतलब एक टाइप का एरर करे जा रहे हैं तो बार बार वही करे ही जा रहे हैं। तो यूजीसी नेट रिवॉर्ड्स करेक्शन नॉट रिपीटेशन। करेक्शन मतलब मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
अब ये नॉट मैंने पढ़ा नहीं, गलती हो गई। अब ये गलती अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इसीलिए नॉट रिपीटेशन बट करेक्शन। ठीक है, चीजें यहां पे क्लियर है। फाइनल टेक अवे, प्रोफाइल ऑफ अ जेआरएफ होल्डर। अब आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, फॉर्मूला शीट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। दूसरा, मैंने आपको इस वीडियो में एक चीज और कमेंट की, 30 डेज रिवीजन चेकलिस्ट। जब आखिरी के 30 डेज बचे ना, वो चेकलिस्ट पे चेक कर लेना क्या क्या पढ़ा। फिर 400 पेजेस के रिविजनरी नोट्स आपके लिए, हर यूनिट से 400 प्लस पेज हो जाते हैं, वो आप मेरे से ले लेना। मतलब रैंडम नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, 400 प्लस पेजेस, पूरा रिवीजन आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद चौथा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको एक हमारा साइकोमेट्रिक डायग्नोसिस टेस्ट है, वो जरूर देना चाहिए। 50 से 60 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछने पे यार, जब आप उन क्वेश्चन के आंसर करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। उसमें वो आपसे उस टेस्ट में सवाल सब्जेक्टिव नहीं है, पर तैयारी कैसी है उस हिसाब से, बुक्स रीड किया है, करंट अफेयर्स रीड किया है, किस टाइप से आपका एक सेंस है, वो चीज वहां पे क्लियर कट बताई जाती है। उसके बाद एक लंबी सी रिपोर्ट जनरेट होती है जो डायरेक्टली आपके पास आएगी। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। अगर इन केस आपको रिपोर्ट ऊपर नीचे हो तो सपोर्ट नंबर पे आप उसकी रिपोर्ट मांग सकते हो। ठीक है, अब ये समझते हैं कि जेआरएफ के जो टॉपर्स हैं वो सोचते कैसा है। दे आर काम अंडर प्रेशर, प्रेशर रहता है, सभी पे रहता है, पर वो रिलैक्स रहते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट एलिमिनेशन, जब भी आप एलिमिनेशन टेक्निक करो देखो कि कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डीवैल्यूएशन इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज मार्शल लर्नर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब कॉन्सेप्ट यहां पे क्या हो गया कि आपको या तो मार्शल लर्नर कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में वो सेटिस्फाइड होता है, किस में नहीं होता है। दूसरा, डीवैल्यूएशन का मतलब पता होना चाहिए कि कैसे डीवैल्यूएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर होता है। तो इसलिए कंसेप्ट फर्स्ट एलिमिनेशन, फ्यूअर अटेम्प्ट्स हायर एक्यूरेसी। तो हमको अटेम्प्ट तो गैस वर्क तो सारे करने ही है, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं, बट यह पर्पज क्या है कि शुरू में, सिर्फ शुरू में जब एक राउंड आप पूरा घुमा लो 100 क्वेश्चन का, तो सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना, जिससे आपको पता चलेगा 100 में से मैंने इतने तो एक्यूरेट मार्क कर लिए। फिर आ जाता है स्ट्रॉन्ग पीवाईक्यू मेमोरी। पीवाईक्यूज आपके साथ घूमने चाहिए। पीवाईक्यूज पता है क्या है, आप घने जंगल में हो और एक पतला सा रास्ता है, वो पीवाईक्यू है, तो वो जंगल आपको पार करा सकते हैं। ठीक है, सो यूजीसी नेट इज नॉट डिफिकल्ट, कठिन नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल है, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। ये सपोर्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको वादा किया वो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।